गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ इससे पहले हमने जो पिछला लेक्चर देखा था वहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर एक दो मेथड से कॉस्ट निकालना सीख लिया था, जिसमें हमने देखा था डिविडेंड अप्रोच और अर्निंग अप्रोच। आज हम इसका थर्ड नंबर का अप्रोच निकालने वाले हैं, जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल, CAPM अप्रोच। नाउ ये क्या होता है और ये किस तरीके से हम इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि CAPM मॉडल वर्क कैसे करता है और ये किस बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की बात करता है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो वहाँ पे हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं या उन्हें क्या मिल रहा है, वही उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाती है। क्योंकि वहाँ पे उनके एक फ़िक्स अमाउंट देने का कहीं पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं है या कहीं पर भी कोई तरीका नहीं है कि इससे हम बता सकें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। अब तक हमने जो दो मेथड देखे, उसके अंदर हम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा था उसके आधार पर कॉस्ट निकाल रहे थे। बट CAPM मॉडल उनके एक्सपेक्टेशन के आधार पर कॉस्ट निकालता है। अब एक्सपेक्टेशन के आधार पर कॉस्ट किस तरीके से निकाली जा सकती है, वो हम इस वाले मॉडल में या इस अप्रोच में देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट, या सबसे पहले लेते हैं हम इक्विटी की। अब इक्विटी शेयर होल्डर, जैसा कि आपको बताया है कि इक्विटी शेयर होल्डर जॉब जितने भी फंड प्रोवाइडर है कंपनी को, उनसे सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। यानी कि ये जो है वो रिस्क सबसे ज़्यादा लेते हैं, इनकी रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ये भी देखा जाएगा कि रिस्क का रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिलना चाहिए, ये किस बात पे डिपेंड करे। तो CAPM ये कहता है कि आपको रिटर्न मिलना चाहिए रिस्क फ्री रिटर्न, उसके अलावा आपको ऊपर का एक और रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है, प्लस कुछ। अब हमें ये जो कुछ है वो निकालना है। तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस कुछ, ये जो दो मिलकर के निकलते हैं वो निकल के आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि रिटर्न किस तरीके से मिलना चाहिए, तो रिटर्न के दो पार्ट या दो प्रोपोर्शन हम निकाल के रख सकते हैं। पहला प्रोपोर्शन होता है पैसे का यूज लेना, और दूसरा होता है कि आपको जो रिस्क लिया है उसके प्रोपोर्शन में आपको रिटर्न मिले। जैसे अगर आपने अपना पैसा एक साल बाद यूज कर रहे हो, तो वो जो आपने छोड़ा है, वो एक साल बाद जो आपने उसके जो आपने चीज़ छोड़ी है कि आप उसको एन्जॉयमेंट का जो आपने छोड़ा है, उस एन्जॉयमेंट की वजह से आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, ये आप मानते हो। जहाँ पे आपको पूरा पैसा बिना किसी रिस्क के मिलेगा, यानी कि आपको वो जो पैसा है आपने बिल्कुल गवर्नमेंट के को दिया है, और गवर्नमेंट आपको, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये गवर्नमेंट को देते हो और अगले साल गवर्नमेंट आपको 104 रुपये देती है, तो गवर्नमेंट के पास आपकी कोई रिस्क है नहीं। तो इस तरीके से वो हो गया कि 4% तो रिस्क फ्री रिटर्न हो गया। अब उसके बाद में अगर आप गवर्नमेंट को छोड़ करके बैंक में पैसा लगाते हो तो थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक हो सकता है डूब जाए। बैंक के बाद में अगर आप पैसा लगाते हो, जैसे किसी डिबेंचर्स या किसी को लोन देते हो, तो वहाँ फिर थोड़ी और रिस्क बढ़ जाती है। उसके बाद अगर आप देते हो, जैसे किसी शेयर मार्केट में लगाते हो, तो वहाँ पे रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से रिस्क जो है इंक्रीज होती जाती है, और रिस्क जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी अमाउंट भी इंक्रीज होना चाहिए, आपका जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन के आया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो जो मैं कुछ की बात कर रहा था, ये वो कुछ है। अब ये वो कुछ क्या है, तो देखिए, RF यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न, ये आपको मिलना चाहिए, प्लस RM यानी मार्केट में क्या रिटर्न चल रहा है। जैसे मानते हैं कि हम एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं एक बार के लिए, तो मान लीजिए कि 4% तो आपका रिस्क फ्री रिटर्न है। अब जो मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट यानी कि जो आपका नेक्स्ट कंपटीटर है, या जो मार्केट का एवरेज निकाल लीजिए, ये वैसे जो आपके क्वेश्चन है उसमें RM करके दिया हुआ रहेगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि RM कैसे निकलता है। तो RM होता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, जैसे हो सकता है आपका जो नेक्स्ट कंपटीटर है या जो आपका बेंचमार्क है। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो बैंकिंग का बेंचमार्क क्या है, SBI। तो आप SBI की रेट ले सकते हो, या फिर आपके जो नेक्स्ट कंपटीटर है, जैसे अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र एक रीजनल बैंक है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो रीजनल बैंक है या किसी और स्टेट के अंदर जो रीजनल बैंक है, उनकी आप रेट ले सकते हो। या फिर आप इंडस्ट्री में जितने भी बैंक है उनकी एवरेज ले सकते हो। तो यहाँ पे आप एक रेट निकालते हो, अपने अपनी चॉइस है किस तरीके से आप RM निकालते हो। और आपने RM निकाला, वो निकल के आया 7%, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि
4 प्लस 7 नहीं करोगे, क्योंकि 7 तो टोटल रिटर्न है जो आपका बैंक दे रहा है, तो आप उसको 4% प्लस एक्स्ट्रा नहीं दोगे। तो आप क्या करोगे, 4% प्लस 7 माइनस 4, दोनों को बाकी निकालोगे तो 3% आ जाएगा। अब आपको सीधा 3% नहीं जोड़ना है, क्योंकि 7% तो इंडस्ट्री का एवरेज था। इंडस्ट्री क्या दे रही है या जो बेंचमार्क है वो आपने आरएम निकाला, तो यहाँ पे सीधा आरएम आपको नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, ये जो 3% है ये निकाला गया है कि टोटल में आपको रिस्क का कितना प्रीमियम है, यानी कि रिस्क प्रीमियम कितना है। अगर आप रिस्क लेते हो, ये वाली रिस्क लेते हो, तो आपको कितना प्रीमियम मिलना चाहिए, कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये आ गया 3%। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये निकालना है कि आपके अंदर वो रिस्क कितनी है। जैसे अगर हम बात करें एसबीआई में और एक रीजनल बैंक लेते हैं, या एक एसबीआई लेते हैं और फिर एक फॉरेन बैंक लेते हैं, तो फॉरेन बैंक में रिस्क ज़्यादा रहेगी और इन कंपेरेटिव ऑफ एसबीआई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्क ज़्यादा है। तो ये बीटा क्या बताता है, ये बीटा बताता है आपका रिस्क का वेटेज कितना है। जैसे अगर हम करें कि मान लेते हैं एक इंडस्ट्री लेते हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस है ना, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। अब इसमें 3 कंपनियां हैं हमारे पास, एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक है भारत पेट्रोलियम। अब ये 3 कंपनियां, अब इन तीनों का मान लीजिए कि जो इंडस्ट्री एवरेज है वो आती है 20%, लेकिन वो जो 20% है रिस्क प्रीमियम तीनों में बराबर तो नहीं होगा। हो सकता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में रिस्क ज़्यादा हो और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में रिस्क कम हो और भारत पेट्रोलियम में नॉर्मल रिस्क हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जिसका जितना रिस्क है उसका उतना वेटेज आपको निकालना है, और वो जो वेटेज है उससे फिर आपको रिस्क प्रीमियम को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको समझ में आया। सीएपीएम क्या बोलता है, सीएपीएम ये बोलता है कि रिस्क प्रीमियम यानी कि रिस्क की वजह से जो रिटर्न आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है उस कंपनी के बीटा से। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आएगा उसको ऐड करना है रिस्क फ्री रिटर्न से, क्योंकि रिस्क फ्री तो आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि वो पैसे के यूटिलाइजेशन के लिए मिल रहा है। आपने जो अपना एन्जॉयमेंट खोया है उसकी वजह से मिल रहा है, टाइम वैल्यू की वजह से मिल रहा है, ठीक है। रिस्क का उसमें कोई रोल जो है वो नहीं है। और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा आपको रिस्क प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और रिस्क प्रीमियम को आपको अपने बीटा से मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर ऐड करके निकालना है। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है सीएपीएम मॉडल का। तो यहाँ पे कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द फर्म्स बीटा इक्वल्स टू 1.75, यानी जहाँ पे लोग एक का उठाते हैं, इसका जो रिस्क है ना उसका वेटेज कितना है 1.75। अब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में 1% से ऊपर नीचे होता है तो इस कंपनी में 1.75 से ऊपर नीचे होगा। आप समझ रहे हैं, ये इस बात का जो है संकेत देता है। एंड द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 15%। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाई बीटा। अब कई बार क्या होता है RM माइनस RF ना दे करके वो ये दे सकता है रिस्क प्रीमियम कितना है, तो आपको ये याद रखना है कि रिस्क प्रीमियम इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है। तो ये RF माइनस RF क्या हो गया, रिस्क प्रीमियम हो गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो RF हमारा निकल के जाएगा 10% प्लस 15 माइनस 10, और बीटा यहाँ पे है 1.75। तो यहाँ पे जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1.75 प्लस 10 विच इक्वल्स टू, आप निकालिए मैं भी निकालता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 1.75 विच इक्वल्स टू 8.75, और ये 10 हम प्लस कर देंगे तो 18.75% जो है वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से सीएपीएम मॉडल निकाला जाता है। चलिए वापस नोट्स पे आते हैं, और यहाँ पे होने के बाद अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब ये क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए अब तक हमने 3 चीज़ों का कॉस्ट निकालना सीखा था। पहली चीज़ थी कॉस्ट ऑफ डेट, सेकेंड नंबर पे हमने देखा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और थर्ड नंबर पे यानी कि जो भी लेटेस्ट हमने देखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये क्या चीज़ होती है, जो पैसा बिजनेस के पास खुद के पास रह गया है और वो पैसा किसी को दिया गया नहीं है, न तो उसे डेट में दिया है ना उसे किसी शेयर होल्डर को दिया है, चाहे वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो। इसे कंपनी ने अपने पास रख लिया है फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, या फ्यूचर की जो आगे की जो उसको डेवलपमेंट करना है या आगे का जो ग्रोथ करनी है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिटेन कर लिया है अपने पास। अब इनकी कॉस्ट क्या होगी, तो देखिए अगर हम सिंपली एक बात करें तो इक्विटी जो है वो क्या है, या इनका जो रिटर्न है वो क्या है। इनका रिटर्न क्या है कि
जो कुछ आप ले जा रहे हो, यानी कि डेट जो ले जा रहा है, प्रिफरेंस जो ले जा रहा है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो इक्विटी वालों का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटेन अर्निंग है वो किसके लिए, किसका फंड है, वो भी इक्विटी का ही फंड हो गया। एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, जब मैं बात करता हूँ इक्विटी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही फंड हो गया एक तरीके का रिटेन अर्निंग। इस पर पूरा अधिकार किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरा अधिकार है रिटेन अर्निंग पर। अब जब इनका पूरा अधिकार है और ये एक तरीके से इक्विटी का ही फंड हो गया, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की कॉस्ट भी, यानी कि रिटेन अर्निंग की कॉस्ट भी क्या आएगी, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है वही आएगी। यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ दो बातें निकल के आती है कि दो चीज़ें यहाँ पे जो है आती है, वन बाय वन हम इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। पहली चीज़ ये आती है कि जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो देखिए जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स मार्केट से उठाते हैं, यानी इक्विटी शेयर्स जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं और पैसा उठाते हैं, तब हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लोटिंग कॉस्ट आएगी। बट रिटेन अर्निंग में ये जो फ्लोटिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है और उसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि हम अगर रिटेन अर्निंग हमारी 90 है तो हमारे पास 90 रुपीज़ ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को हमें पैसा पेमेंट करना है। और अगर हमारी जो रिटेन अर्निंग 100 है तो 100 आएगी। जबकि इक्विटी शेयर में क्या होता है, अगर हमें 100 रुपये चाहिए, या जैसे हम 100 रुपये उठाते हैं, तो हो सकता है फ्लोटिंग कॉस्ट 5% है, तो 5 रुपये कट के हमारे पास 95 रुपीज़ ही आए। तो एक बात हो गया कि जब फ्लोटिंग कॉस्ट है। दूसरा ये है कि देखिए पिछले कुछ सालों पहले तो जो इक्विटी पे जो डिविडेंड दिया जाता था उस पर किसी तरीके का कोई पर्सनल टैक्स था नहीं। बट अभी क्या है, पर्सनल टैक्स है। और अगर आपने इस साल का जो आपके अमेंडमेंट आए हैं, यानी कि जो मई के अंदर एग्ज़ाम है, उसके अंदर डिविडेंड पे ही टैक्स जो है लगा दिया गया है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स है। तो वहाँ पे अब पर्सनल टैक्स भी आ जाता है। अब देखिए अर्निंग पे, यानी कि जो रिटेन अर्निंग है उस पर जो पैसा कमाया जाएगा उस पर कॉरपोरेट तो ऑफकोर्स अपना एक टैक्स भरेगी, यानी कि जो कंपनी है वो तो टैक्स भरेगी। उसके बाद जब डिविडेंड दिया जाता था उस पर पहले तो वो एग्जम्प्ट होता था, बट नाउ वो अभी टैक्सेबल है। और अगर हम बात करें, कई बार ये टैक्सेबल हो सकता है, कई बार एग्जम्प्ट हो जाता है। तो अगर ये टैक्सेबल है, यानी कि जो डिविडेंड है उस पर पर्सनल टैक्स लगता है, तब तो इक्विटी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी रेदर देन रिटेन अर्निंग। क्योंकि रिटेन अर्निंग का जो प्रॉफिट होगा या रिटेन अर्निंग पे जो हम कमाएंगे उस पर तो ऐसा कोई पर्सनल टैक्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा भी जो रिटेन अर्निंग पे कमाया गया है वो पैसा भी कॉरपोरेट के पास ही रहेगा, उसे किसी को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, पहला फ्लोटिंग कॉस्ट और दूसरा पर्सनल टैक्स। तो इन दोनों को ही यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टैक्स से, अगर हमें टैक्स का एलिमेंट रिमूव करना है, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट से, अगर हमें फ्लोटिंग कॉस्ट का एलिमेंट रिमूव करना है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे, ये रहा हमारा, company wants to start new project for which it require 200 crore. The complete project is financed by retained earning. Current market price of equity share is rupees 200. Expected dividend per share is 15. Growth rate will be 5%. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका निकालना है अगर हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यानी कि के आर इज इक्वल टू के ई। अब के ई किस तरीके से निकालते हैं, हम के ई निकालते कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 15 रुपीज़ 15 एंड ग्रोथ रेट विल बी 5%। तो यहाँ पे हम निकालते 15 डिवाइड बाई 200 एंड इसको मल्टीप्लाई करते प्लस जी, यानी कि जी क्या है हमारा 5। तो ये हमारा निकल गया था कितना, 7.5 प्लस 5। ठीक है, तो ये निकल गया था हमारा 7.5% प्लस 5%, ये और ये निकल गया था 12.5%। ठीक है, तो ये हमारा जो मार्केट है, सॉरी जो के ई है वो निकल के आ गया। अब यहाँ पे के आर जो है के ही बिल्कुल बराबर है, तो वहाँ पर के ई भी जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा 12.5%। यहाँ पे ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है कि एक और हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। चलिए यहाँ पे लिया नहीं गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लीजिए इसी में फर्दर हमारी जो फ्लोटिंग कॉस्ट है वो हो जाती है 5%,
और जो पर्सनल टैक्स रेट है वो है 30%। अब आपको निकालना है, तो यहाँ पे अगर हमें इस तरीके से निकालना है तो मैंने आपको बताया था आप ये किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप ये निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स रेट तो 0.30 और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.05 यानी कि फ्लोटिंग कॉस्ट। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए, आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर आपका निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप KR यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल सकते हैं, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही होता है। बट इन केस अगर फ्लोटिंग कॉस्ट या पर्सनल टैक्स दिया हुआ है तो हमें उसका एलिमेंट रिमूव करना है 1 माइनस रेट करके, और फिर आप KR निकाल सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच, होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।